दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं और मेरा टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था। मैं मुंडा शासन व्यवस्था के लगभग 50 प्रश्न करवा चुका हूं और वे हम अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं जा पाइएगा तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा हम डाल दूंगा, उसका लिंक आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था क्या? नागवंशी शासन हमारा का टॉपिक है। हम लोग का टॉपिक नागवंशी शासन व्यवस्था है और आप क्या देख रहे हैं, मिशन सिविल क्रैक मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारा सारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मुंडाओं की राज्य व्यवस्था प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई थी। छोटे नागपुर खास में नागवंशी के संस्थापक फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि कुछ परिवर्तन के साथ उन्होंने एक पढ़ा व्यवस्था और विस्तार देने का प्रयास किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा क्या है कि नागवंशियों ने पढ़ा के नाम को परिवर्तित करके इसे पट्टी नाम दिया। साथ ही पट्टी के प्रमुख मानकी भुंयरी का नाम दिया गया। वर्तमान में मुंडा गांव के मूल संस्थापकों को इस वंशजों के भुंयरी कहा जाता है, लेकिन आरंभ में भुंयरी का अर्थ होता है मानकी, ठीक है, मानकी होता था। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन क्या है कि मुंडाओं की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था नागवंशियों के शासन काल में पूर्व की भांति चलती रही। इसका पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के तक इस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका है कि ये सभी कथन सत्य है। क्या ये सभी कथन सत्य है? मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? ये सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडा और नागवंशी कालीन शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप में मुगलों के आक्रमण से प्रभाव हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा ये है 1584, ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ बी होगा, ठीक है, 1586, ऑप्शन नंबर डी है 1585 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 1500, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी लिखा लेकिन यहाँ पे सी होगा, ठीक है, 1586। क्या 1586 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं कि मुंडाओं और नागवंशी कालीन शासन व्यवस्था के प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप 1585 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? छत्रसाल, मेदिनी राय, दुर्जनशाल, फनी मुकुट राय। बताइए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फनी मुकुट राय। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रथम शताब्दी 64 ईसा पूर्व के मुंडाओं की राजस्व व्यवस्था और नागवंशियों की हस्तांतरित हुई थी। नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं के पढ़ाई व्यवस्था को और विस्तारित देने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मुल्कजारी कर ना दे पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 ईस्वी में कैद में रखा था? बोलिए ऑप्शन नंबर ये एनिसा, ऑप्शन नंबर बी है मेदिनी राय और ऑप्शन नंबर सी है फनी मुकुट राय और ऑप्शन नंबर डी है दुर्जनशाल। बताइए ऑप्शन नंबर डी मेरा दुर्जनशाल होगा। क्या? दुर्जनशाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि कर ना देने पाने के कारण छोटे नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर 1616 ईस्वी में 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। ऑप्शन नंबर, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि कितने रुपए सालाना कर देने के सहमति के आधार पर दुर्जनशाल को कैद से मुक्त किया गया था? बोलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बी होगा 6000। क्या? 6000, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं ताकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहाँ गलत करें इसका पता चल जाएगा कहीं पर, ठीक है। आपको कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग का है कि व्याख्या
6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनशाल को मुगलों की कैद में मुक्त कर दिया गया था। अब हम लोग का प्रश्न नंबर 6 है। क्या प्रश्न नंबर 6 हम लोग का है कि नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा है चुटिया, ऑप्शन नंबर बी है मेरा दोयसा, ऑप्शन नंबर सी है खुखरा और ऑप्शन नंबर डी है सुत्याम्बे। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सुत्याम्बे। ठीक है, सुत्याम्बे सही है। क्या सुत्याम्बे सही है? ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि छोटा नागपुर में नागवंशियों की शासन की नींव फनी मुकुट राय ने रखी थी। क्या फनी मुकुट राय ने रखी थी? फनी मुकुट राय ने डाली। इन्होंने अपनी राजधानी सुत्याम्बे को बनाई। और हम लोग का अब ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्या प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा के स्थानांतरित किया गया था। क्यों? बताइए क्यों किया गया था? अब हम लोग का इस ऑप्शन नंबर मेरा है दोयसा को अभिशाप्त घोषित किया गया था। बी नंबर है जल की कमी थी। सी नंबर जंगल जानवरों का डर था। और डी नंबर दोयसा के युद्ध की नागवंशी पराजित हुए थे। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोयसा युद्ध से नागवंशी पराजित हो गए थे। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ गलती करिए ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग का है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से हस्तांतरित कर पालकोट में ले जाया गया, क्योंकि नागवंशी राजा अपने पड़ोसी राज्य से दोयसा से हुए युद्ध में पराजित हो चुके थे। नागवंशी राजाओं की राजधानी का क्रम इस प्रकार है कि सुत्याम्बे, चुटिया, खुखरा, दोयसा, पालकोट, रातूगढ़ इस प्रकार से था। अब हम लोग का प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 हम लोग का कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन नंबर हम लोग का ये है नागफेनी। क्या? नागफेनी। ऑप्शन नंबर बी है दोयसा, ऑप्शन नंबर सी है पालकोट और ऑप्शन नंबर डी है रातू। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? दोयसा सही होगा। ठीक है, क्या दोयसा सही होगा? दोयसा हम लोग का सही होगा। ठीक है, अब हम लोग का इसका व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या है कि नागवंशी राजा दोयसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया। दोयसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है हम लोग का कि प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। बोलिए, पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, पहली सदी में। ठीक है, नागवंशी शासन। अब हम लोग क्या नागवंशी शासन व्यवस्था का इसका व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। इसका व्याख्या देखते हैं क्या कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत छोटा नागपुर खास में प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुई। इस बस का प्रथम शासक फनी मुकुट राय था। क्या? फनी मुकुट राय था। कौन था? फनी मुकुट राय था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं हम लोग कि किस नागवंशी राजा प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस नागवंशी राजा को नागवंशी का आदि पुरुष माना जाता है? दुर्जनशाल को, प्रताप राय को, फनी मुकुट राय को, रघुनाथ राय को? बोलिए, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फनी मुकुट राय। क्या? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। क्या? फनी मुकुट राय मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 11वां नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे को स्थानांतरित कर चुटिया ले गया? ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा है कि फनी मुकुट राय, बी नंबर है भीमकर, सी नंबर है दुर्जनशाल और डी नंबर प्रताप राय। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है प्रताप राय। क्या? प्रताप राय मेरा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक, प्रताप राय ऑप्शन नंबर सही है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग कि व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि फनी मुकुट राय ने छोटे नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुत्याम्बे को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का चौथा शासक प्रताप राय था, जिनकी
स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया, वहीं से शासन कार्य किया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है। क्या 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक जहांगीर के समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर बी है भीमकर, ऑप्शन नंबर बी है दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर डी है रघुनाथ साल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्जन साल। कौन? दुर्जन साल मेरा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, दुर्जन साल हम लोग का ऑप्शन नंबर सही है। अब हम लोग को व्याख्या देखना है इसका कि क्या बोल रहा है। इसका व्याख्या है कि तुजुक-ए जहांगीर के अनुसार, क्या? तुजुक-ए जहांगीर के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा झारखंड पर आक्रमण किया था तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर न देने के कारण कैद करके 12 वर्षों तक, क्या? 12 वर्षों तक, क्या? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में दुर्जन साल को मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहां के समकालीन रखा गया था। क्या रखा गया था? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 13 नंबर देख रहे हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही है थी? पहला ऑप्शन नंबर है कि सत्यानबे, और बी नंबर चुटिया, सी नंबर सिसिया और डी नंबर खुखरा। बताइए ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या कहता है? सिसिया मेरा सही है। क्या? सिसिया ऑप्शन नंबर मेरा सही है। ठीक है, अब हम लोग का इसका व्याख्या देखते हैं कि कोटनापुर के नागवंशी राजाओं के चुटिया, खुखरा, गोइस, पालकोट और रायगढ़ की अपनी राजधानी बनाई। सिसिया रामगढ़ राज्य की अधिक राजधानी थी। रामगढ़ राज्य की अभी राजधानी थी। इस वंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। अपनी बड़े भाई सिंह देव के साथ ने नागवंशी महाराजा की सेवा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फनी मुकुट राय के राज्य के में कितने परगने थे? कितने परगने थे बताइए? 66 परगने थे। ये सभी को आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या है कि फनी मुकुट राय राज्य में कुल 66 परगने थे। इसके अंतर्गत घटवारी में 22, खुखरा गढ़ में 18, दोईसागढ़ 18 एवं जजरीगढ़ में 8 परगने थे। और वही हम लोग का प्रश्न नंबर अब 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? ठीक है, 15 प्रश्न नंबर हम लोग का है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में हाथू के प्रमुख को कहते हैं मानकी, बी नंबर है हाथू मुंडा, सी नंबर है पढ़ा राजा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या? बी सही होगा, हाथू मुंडा। क्या? हाथू मुंडा मेरा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग कि जब फनी मुकुट राय मुंडाओं के राज्य को संभाला तो मुंडाओं के शासन व्यवस्था को बदला नहीं बल्कि उसके शासन व्यवस्था को विस्तारित करने की कोशिश किया। मुंडाओं के हाथू प्रमुख हाथू मुंडा कहते हैं, इसलिए नागवंशी शासन व्यवस्था में हाथू के प्रमुख को हाथू मुंडा कहते हैं। क्या? हाथू मुंडा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देख रहे हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था, क्या? नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख होते हैं राजा, हाथू मुंडा, मानकी, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा मानकी होगा। क्या? मानकी होगा। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था, क्या? नागवंशी शासन व्यवस्था भी मुंडा शासन व्यवस्था की तरह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन यह पट्टी को हटाकर पढ़ा कर दिया गया, इसलिए यहाँ पढ़ा के प्रमुख मानकी कहते हैं। क्या? मानकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या? 17 नंबर नागवंशी शासन व्यवस्था में, क्या नागवंशी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के आगमन के दावा आगमन में मानकी का नाम पड़ा। जागीरदार, करकट्टा, भूईहर, इनमें से कोई नहीं। मेरा ऑप्शन नंबर सी भूईहर होगा। क्या? भूईहर। क्या? भूईहर मेरा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। अगर सॉरी इसका व्याख्या देखते हैं।
इसका व्याख्या हम लोग का है कि नागवंशी शासक कभी अपनी प्रजा से कोई कर नहीं लेते हैं, लेकिन मुगलों के आने के बाद इनकी शासन व्यवस्था बिगड़ गई। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात नागवंशी राजाओं ने अपनी व्यवस्था को बदल कर बदल बदल कर कर लेना शुरू कर दिया और नागवंशी राजाओं के पढ़ा के प्रमुख मानकी को भूंयहर का नाम दिया गया, मुहर नाम कर दिया गया। ठीक है, जिनका काम था कि कर वसूलना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक नागवंशियों का नजराना देने पर बाध्य किया। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा अकबर होगा। क्या? अकबर, अकबर, अकबर। ठीक, अकबर होगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग कि इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग दोस्तों कि 1585 ईस्वी में जब अकबर को पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सही मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरा अकबर है। क्या? अकबर है। ठीक है, अब हम इसको व्याख्या देते हैं कि जब 1585 में जब अकबर को पता चलता है कि छोटानागपुर क्षेत्र में बहने वाली शंख नदी में हीरा पाया जाता है, तो वह अपने सेनापति शहबाज खां को यहाँ भेजते हैं। और उस समय यहाँ का शासक मधुकरण शाह थे और शहबाज खां को मधुकरण शाह को पराजित कर अकबर के अधीन कर लिया गया था। तो अकबर छोटानागपुर पर कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसके नजराना कहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। ठीक है, कितना प्रश्नों करा दिए अभी तक? 18 प्रश्न। इसका हम कल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप बताते हैं। ठीक है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो मिस ना कर पाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आज पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची, दूसरा ऑप्शन है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद, तीसरा ऑप्शन है मेरा कैब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे रांची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही आपका डी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई थी? बोलिए। ऑप्शन नंबर ये है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है मेदिनीनगर, ऑप्शन नंबर डी है रामगढ़। आप लोग बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका होगा रामगढ़। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है, जो कि अब प्रश्न नंबर है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बोलिए। ये नंबर है जनजातीय शोध संस्था रांची, बी नंबर है चावल अनुसंधान संस्था हजारीबाग, ती नंबर है तिलहन शोध व विकास संस्था बोकारो, और डी नंबर है केंद्रीय खनन व अनुसंधान संस्था धनबाद। रांची ये आपका बोकारो गलत है, तिलहन शोध विकास संस्था गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड के किस खिलाड़ी को किसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण, यहाँ किसे होगा? ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड के किस खिलाड़ी को किसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने का कितने राशि देने का प्रावधान किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 50 लाख, और ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी 20 लाख। आपका सही ऑप्शन नंबर होगा 20 लाख। ठीक है, डी नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। अब प्रश्न नंबर 35 और 35, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के हॉकी खिलाड़ी नहीं है? विमला लकड़ा, ऑप्शन नंबर ए विमला लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी असुंत लकड़ा, ऑप्शन नंबर सी मिसेल लकड़ा, और ऑप्शन नंबर डी सुशील लकड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी मिसेल
ऑप्शन नंबर सी मिशेल लकड़ा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी यानी क्या, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में कौन सा मंद पदक प्राप्त है, बोलिए। ऑप्शन नंबर डी आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल प्राप्त है, ठीक है। अब 37 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि झारखंड में संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये एक दीप सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर बी कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं, बोलिए। ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत करिए, लेकिन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों होगा, ठीक है। सही आंसर आपका उपरोक्त दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 38 देखते हैं हम लोग कि झारखंड के वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है। हॉकी है, या फिर आपका तीरंदाजी है, या आपका फुटबॉल है, या फिर आपका क्रिकेट है, बोलिए। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट होगा, क्या। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाली भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सी भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित नहीं कर सकता है, बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बगीचे की भूमि, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि भूमि ना, कथन नंबर 2 है कृषि भूमि, कथन नंबर 3 है वस भूमि, और ऑप्शन नंबर डी है केवल। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ये है केवल एक, ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर के सी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तथा 1, 2 तथा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम लोग एक प्रश्न नंबर देखते हैं 40, क्या 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार वह मुंडारी इसमें से जंगली भूमि के किसी भाग को जोत में लेने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे कहा जाता है, बोलिए। मुंडारी रैयत, मुंडारी भूधारक, मुंडारी काश्तकार, मुंडारी खुटकट्टीदार, बोलिए। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा मुंडारी खुटकट्टीदार, क्या मुंडारी खुटकट्टीदार। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या है। प्रश्न 41 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारूप किस वर्ष निर्मित कर लिया गया था, बोलिए। प्रारूप किस वर्ष निर्मित कर लिया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1903, ठीक है, 1903 ईस्वी में। वही प्रश्न नंबर 42 देखते हैं हम लोग कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की पहली बार कब संशोधन किया गया था, बताइए। पहली बार कब संशोधन किया गया था, 1920 में, ठीक है। यहाँ पे डी कर दिया है, लेकिन 1920 होगा, ठीक है। 1920 में पहली बार संशोधन किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत भूस्वामी को भूमि के समान सर्वेक्षण व माप का अधिकार प्राप्त है, बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया धारा 70, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका धारा 75, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका धारा 95, ऑप्शन नंबर डी धारा 100, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा धारा 75, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत है वह व्यक्ति जिसे लगन पाने का अधिकार है, बी नंबर वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का जमीन जोतने का कार्य करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जो स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्यों का भाड़े के मजदूर द्वारा जोतने हेतु भूधारक करता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही सी नंबर है जो कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 45, ठीक है। 45 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्ष तक का बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है, बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। आपका सही ऑप्शन होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इतने ही प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हम झारखंड जीएस के
3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वह क्लास आप मिस कर चुके हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।